बंधन दृष्टिकोण, जो कि F.W. टेलर जो कि हमारे थिंकर है। और जो पार्ट थर्ड है वो हमारा नौकरशाही का सिद्धांत। जो पार्ट फोर्थ है वो मानव संबंधित सिद्धांत, जो कि एल्टन म्यो ने दिया है। और फिर है हमारा तार्किक निर्णय निर्माण, यानी जो कि हर्बर्ट साइमन ने दिया है। और जो पार्ट 6 है वो हमारा परिस्थितिक दृष्टिकोण, जो कि फ्रीडरिक्स ने दिया है। तो देखो मेनली जो हमारा है ना वो है लोक प्रशासन का एक भाग है ये, ठीक है, जिसे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कहा जाता है, यानी कि थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। और इस जो है ना इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, और आज हम इसको पढ़ने शुरू करेंगे। और जो हम इस वाली यूनिट में देखेंगे कि प्रशासन कैसे काम करता है, उसके अलग अलग थिंकर्स ने किस तरह से समझाया है, ठीक है। और आज हम इन प्रमुख विचारों पर ध्यान देंगे। उनमें शामिल है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, नौकरशाही का सिद्धांत और मानव संबंधित सिद्धांत। और ना आज की जो मेनली आज हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर कि काम को बेहतर तरीके से कैसे करना है, जो कि वर्कर्स होते हैं उनके लिए। और जो प्रशासन में नियम, व्यक्ति और वातावरण का माहौल कैसा होता है ये जानेंगे। और जो हम फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसकी सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी उसको प्रोसेस बताया जाएगा। वर्करों के लिए भी प्रोसेस बताया जाएगा, यानी काम को कैसे करना चाहिए जिससे काम अच्छा हो सके, प्रोडक्टिव हो सके। तो वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम जानेंगे इसके प्रमुख तत्वों का, ठीक है, कि इसके तत्व क्या हैं। और फिर हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन आज भी प्रासंगिक है, यानी कि आज भी होता है, ये जानेंगे। तो देखो लोक प्रशासन के विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि हमने देखा ही है। इन्हीं में से क्या है कि कुछ प्रमुख दृष्टिकोण है, जो कि है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, जिसका प्रतिपादन W.F. टेलर ने किया है, ठीक है, जिसके विचारक हैं ये। और W.F. टेलर को ना मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने औद्योगिक और प्रशासनिक कार्यों में अधिक कुशल उत्पादन बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने पर जोर दिया है। यानी कि देखो पहले के समय में जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री शुरू हुई थी ना, तब काम करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था, यानी कि कोई भी एक वो नहीं प्रोसेस नहीं था कि ऐसा ही काम करना है। तब क्या था, हर मजदूर जो था वो अपने एक्सपीरियंस से क्या करता था, काम करता था। इसे हम पहले ना रूल ऑफ थंब कहा जाता था, यानी कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं था, बस अंदाज़ा था। अब सोचो कि अगर एक ही व्यक्ति 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं और वो एक ही काम को 10 अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। और जो मतलब जो हमारे को चाहिए उत्पादन, क्या हमारे पास ज़्यादा उत्पादन और प्रोडक्टिविटी हो हमारे पास, वो क्या होगा, कम होगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी समस्या को दूर करने के लिए F.W. टेलर आए, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि काम को अंदाजे से नहीं, बल्कि जो एक वैज्ञानिक तरीका होता है ना, उससे करना चाहिए, यानी साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है कि प्रशासन को इफ़िशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने में जोर दिया है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ होता है कि काम को स्टडी करके, उसको टेस्ट करके, उससे एनालाइज करके जो सबसे अच्छा तरीका निकले, जिससे कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके और जिसमें मेहनत भी कम लगे, उसका वन ऑफ द बेस्ट वे बोला जाता है, ठीक है। अब टेलर ने इसको लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं, ठीक है, जिन्हें अब हम एक एक करके समझेंगे। तो ये हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख तत्व।
तो इसमें हम देखेंगे टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को लागू करने के लिए कुछ प्रमुख तत्व दिए, यानी एलिमेंट्स बताए हैं जिन्हें हम अब अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है जिसमें हमारा कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, यानी कि इसका मतलब है कि हर काम को ध्यान से ऑब्जर्व करके किया जाए, देखा जाए कि उसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे अगर कोई मजदूर मशीन चला रहा है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि वो किस तरह चलाता है, क्या इससे बेहतर भी तरीका हो सकता है उसको चलाने का। तो वो इस चीज़ पर जोर देते थे और वो ऑब्जर्व करते थे कि कौन कैसे काम कर रहा है। सेकंड है हमारा समय की गति और अध्ययन, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसका मतलब है कि इसमें ये देखा जाता था कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन सी जो मतलब बीच में जो गतिविधियाँ हैं वो बेकार है। अब जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो काम कर रहा है या वो मजदूर है और वो उस काम को मतलब आराम से चल के आ रहा है, ठीक है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्टेप ले रहा है, जो कि वो 10 स्टेप ले रहा है, ठीक है। अपने इसका एक उदाहरण भी ले रखा है, ये मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, ठीक है, मजदूर है वो, और वो बहुत आराम से चल के आ रहा है जिसमें वो 10 स्टेप्स में काम करता है। तो हम उसे ये देखेंगे कि वो 6 स्टेप में कैसे कंप्लीट हो जाए काम फटाफट। इस पर जो टेलर थे वो जोर देते थे कि इसको कम कर दें हम। नेक्स्ट है हमारा मानकीकरण। तो इसका मतलब है कि सभी चीज़ें एक जैसी हों, ठीक है, जैसे टूल्स, मशीन, प्रोसेस, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सेम ही प्रोसेस से काम करें, सबके पास टूल हो, मशीन हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो हर कोई है ना एक तरीके से काम करेगा और कन्फ्यूजन इससे क्रिएट नहीं होती है। अब कार्य का विभाजन, यानी कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, ठीक है। अब हर व्यक्ति को पता है कि हाँ मुझे बस इसको अलग ही रखना है इस काम को, या मुझे सिर्फ इसमें क्लीनिंग ही करनी है, तो उसको ये पता है कि बस मुझे क्लीनिंग ही करनी है और कुछ काम नहीं करना, ठीक है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिए, स्पेसिफिक पर्सन को दे दिए कि काम। अब जैसे हर एक व्यक्ति सिर्फ कटिंग ही करेगा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको असेंबल करेगा। इससे क्या होता है, काम जल्दी होता है, सही तरीके से होता है और इसकी लाभ भी है। देखो इससे क्या है, विशेषता बढ़ेगी और कार्य तेजी से होगा। अब हमारा वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण, यानी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इसका मतलब है कि सही व्यक्ति को सही काम दिया जाए और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे यानी कि देखो जब व्यक्ति को वो काम अच्छे से आता होगा, अब किसी व्यक्ति को मशीन चलानी नहीं आती और उसको सिर्फ मशीन का काम दिया जाए तो क्या होगा, ना वो काम कर पाएगा और उससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए सिर्फ उसको पहले ट्रेनिंग दी जाए अच्छे से काम की, फिर वो उसको काम पे रखा जाए। जैसे क्या होता है, उसको मशीन चलानी आती है तो वो मशीन ही चलाएगा और जिसको सिर्फ कटिंग आती है वो कटिंग ही करेगा, इस तरीके से। और इसको रखने का क्या मतलब था ये वाले प्रशिक्षण को, कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब है जैसे हमारा प्रोत्साहन प्रणाली, इंसेंटिव सिस्टम। तो देखो हम लोग भी वर्क करते हैं, कहीं पे भी वर्क करता है, कोई भी ऑफिस हो तो वहाँ पे क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है। वो क्यों मिलता है, ताकि हमारा काम करने में और भी मन लगे, हम और अच्छा काम करें और ज़्यादा उनको प्रोडक्टिविटी दे सके, उनका उत्पादन दे सके। तो इससे क्या होता है, हमारे को इंसेंटिव मिलता है। तो उसी तरीके से टेलर ने यहाँ पे सोचा कि इसमें जो ज़्यादा काम करता है उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे वर्कर क्या होता है, मोटिवेट होता है और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए टेलर ने सोचा कि इससे लोग ज़्यादा काम करेंगे और इससे उत्पादन भी बढ़ता है। सातवां हमारा जैसे मानसिक क्रांति, यानी कि टेलर ने कहा कि मानसिक और मजदूर, ठीक है, जो मतलब मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं ऑफिस में या जहाँ के भी, वो क्या करेंगे,
वहाँ पे झगड़ा नहीं होना चाहिए दोनों के बीच, जैसे ओनर और जो वर्कर्स हैं उनके बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बीच में ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं और वो जो वर्कर होते हैं वो भी काम अच्छे से नहीं करते और जो ओनर होता है वो भी वर्करों से अच्छे से बात नहीं करते, उनके पैसे टाइम पे नहीं देते। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों में झगड़ा होता है तो उससे लोग मिलकर काम करना चाहिए, बल्कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ये बताया गया है, जो कि है मेंटल रेगुलेशन। 8th है हमारा प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, दोनों का क्या है, एक ही वो होना चाहिए उस टाइम पे कि उत्पादन बढ़ाना है आपको, उत्पादन को किसी भी तरीके से बस बढ़ाना है, ये इनकी सोच होनी चाहिए, किसकी, वर्कर और जो वहाँ पे ओनर है उसकी। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ। तो देखो वैज्ञानिक प्रबंधन से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होएगी, है ना, कार्य में इफिशिएंसी आएगी, समय और संसाधनों की बचत, यानी देखो टाइम भी कम लगेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो बेहतर उपयोग करेंगे, संगठनों में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी। तो देखो इसकी कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, यानी इसकी कुछ सीमाएं भी है। मानव भावना को नज़रअंदाज कर देता है ना, मतलब बिल्कुल ही मशीन बना दिया है कि हाँ भाई काम करना करना है। जो मजदूर होते थे उसको मशीन की तरह काम करना, कार्य में एक रसता आती है और रचनात्मक काम होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है और काम बोरिंग हो जाता है कि हाँ बस लगे रहो तुम अपने ही काम में। तो देखो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो आज के टाइम में भी है, बट कुछ चेंजेस के साथ, सेम तो नहीं है बट हाँ कुछ चेंजेस के साथ है। जैसे आज भी इंडस्ट्रीज़ और असेंबलीज लाइन में जो होते हैं ना, वो ऑटोमेशन का उपयोग होता है, जो कार्य का विभाजन और दक्षता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि ये कंपनियां आज भी टाइम मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करती हैं, वर्क स्टडी का उपयोग करती है, जो टेलर के विचारों से प्रेरित है। जैसे है आधुनिक उपयोग। ठीक है, आज भी कंपनियां क्या एफिशिएंसी प्रोडक्टिव के लिए टेलर का ही सिद्धांत अपनाती है, जो कि ऑटोमेशन है। प्रबंधन तकनीकों का उपयोग यानी टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस रिलेशन, वर्क स्टडी के लिए सभी टेलर के सिद्धांतों पर ही आधारित है ये। ठीक है, सरकारी प्रशासनों में उपयोग यानी कार्य विभाजन, नियम और प्रक्रियाएं। डिजिटल युग में महत्व देखो, जैसे डाटा एनालाइज करना, प्रोसेस, एआई आधारित कार्य प्रबंधन। ठीक है, ये सब क्या है, प्रबंधन का ही है, वैज्ञानिक प्रबंधन का ही एक रोल है। और ये क्या, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसकी भी कुछ सीमाएं आज भी हैं, जैसे मानव संबंधों की अनदेखी, रचनात्मक कार्यों में कमी उपयोग और आधुनिक कार्य संस्कृति में फ्लेक्सिबिलिटी की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। तो एट दी एंड हम इसके एंड में बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन ने प्रशासन और उद्योग में एक नई दिशा प्रदान किया है ना, और इसने कार्य को अधिक संगठित और वैज्ञानिक और कुशल बनाया है। इससे क्या हुआ, काम संगठित हुआ है, वैज्ञानिक और कुशल बनाया गया। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक समय में ये विभिन्न रूपों से प्रासंगिक बना हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें मानव संबंधों और आधुनिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना आवश्यक है, यानी कि दोनों मिलकर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के विचारों का प्रशासन पर प्रभाव। ठीक है, और साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की विशेषताएं और सीमाएं भी देखेंगे। तो देखो हमने पहले ही देखा है वैज्ञानिक प्रबंधन में कि काम को कैसे स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, यानी कि सिंपल बात है कि पहले के समय में प्रशासन और इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता था। पहले क्या था, काम मोस्टली एक्सपीरियंस और अंदाजे से होता था, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था। इससे क्या होता था, काम स्लो होता था, रिसोर्सेज वेस्ट होते थे और इफ़िशियंसी कम रहती थी। यहीं पर एफ.डब्ल्यू. टेलर आए, उन्होंने कहा कि काम को अंदाजे से नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से करना है। ठीक है, इसी को हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है। ठीक है,
अब इसका सिंपल मतलब है कि काम को स्टडी करो, एनालाइज करो, उसका सबसे अच्छा तरीका यानी वन बेस्ट वे निकालो। तो इसमें हमें मेनली देखना है कि जो टेलर ने विचार दे रखे हैं अपने, तो उसका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो इसका मतलब है पहले डिसीजन जो थे ना, वो सिर्फ ऐसा होता था, हाँ ठीक है मान लिए जाते थे, ओके हाँ ये इतना ही है, गैसेस पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन अब क्या, डाटा है हमारे पास, डाटा है, हम एनालाइज करते हैं, हम लॉजिक के आधार पर होने लगे हैं। जैसे आज भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी डाटा देख कर क्या होता है बनाई जाती हैं। अब कार्य कुशलता देखी गई। कार्य कुशलता का मतलब है इफिशिएंसी थी ना, उस पर जोर बढ़ा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम है, कम समय ज़्यादा काम। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होती है, डेडलाइन दी जाती है काम को करने की। अब है कार्य विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि अब काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट अकाउंट देखता है, दूसरा HR, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और काम जल्दी होता है। ये हमने देखा था अभी भी, और ये वही है, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया कि प्रभाव है। ठीक है, अब है मानकीकरण, यानी कि अब हर काम को एक फिक्स्ड रूल प्रोसेस से होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर यानी SOP फॉलो किया जाता है, इसमें कन्फ्यूजन कम होती है। अब है वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण, यानी कि अब एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटी के अनुसार जॉब दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब दी जाती है इसमें। अब 6th है हमारा समय प्रबंधन और कार्य अध्ययन। तो अब हर काम का टाइम फिक्स होता है, अननेसेसरी स्टेप्स हटा दिए जाते हैं, है ना, कि फालतू में जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको कम कर दिया जाता है। अब है प्रोत्साहन प्रणाली, यानी कि इंसेंटिव, जैसे हमें पता ही है, अब जो अच्छा काम करता है उसको बोनस, प्रमोशन, ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब है 8 प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग, यानी कि टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं मिलकर काम करना चाहिए, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। इन सब के कारण हम कह सकते हैं कि टेलर ने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन की आंदोलन की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की मुख्य विशेषताएं अलग अलग थी, वो हम देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यानी कि साइंटिफिक मेथड का यूज़, मतलब हर काम को रिसर्च और एनालाइज के आधार पर करना इसमें होता है। सेकेंड है हमारा वन बेस्ट वे, तो यानी कि हर काम को एक सबसे अच्छा तरीका होता है, हर काम को एक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और हम उसी से करें तो काम हमारा जल्दी होता है और प्रोडक्टिव निकलता है। थर्ड है हमारा कार्य विभाजन और विशेषता, यानी कि काम को छोटे हिस्सों में बांटकर एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा, देखो ये वही सब है, बस इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, मानकीकरण, यानी कि सभी प्रोसेस और टूल एक जैसे नहीं होते। ठीक है, 5वां है समय और गति अध्ययन, यानी कि काम का समय और गति एनालाइज की जाती है, लेकिन देखा जाता है कोई टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। प्रोत्साहन आधारित, ठीक है, अधिक उत्पादन अधिक वेतन, तो ये वही सब है। भाग 3 में देखेंगे हम वैज्ञानिक प्रबंधन की सीमाएं। हालांकि ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कई सीमाएं भी हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखी थी। तो जो ये है वो मानव तत्व की अनदेखी कर देते हैं, यानी कि ये सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, इंसानों की फीलिंग्स पर नहीं। दूसरा है हमारा मतलब मजदूरों को मशीनों की तरह समझना, यानी वर्कर को मशीन जैसा मानता है। इसमें वर्कर में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फिर है हमारा एक रास्ता,
ठीक है, यानी कार्य में एक रस है, यानी ये बार बार एक ही काम करने से बोर होते हैं। फिर अधिक नियंत्रण यानी मैनेजमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, वर्कर की फ्रीडम कम हो जाती है इससे। ठीक है, 5 है हमारा शोषण से संभावना, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए प्रेशर डाला जाता है। 6 है हमारा सभी क्षेत्रों में लागू नहीं है, यानी कि क्रिएटिव और थिंकिंग वाले कामों में इफ़ेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, और 7 है हमारा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अपेक्षा, यानी कि सोशल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया जा सकता है। एट द एंड हम एंड में बोल सकते हैं कि F.W. टेलर ने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक और सिस्टमैटिक और एफिशिएंट बनाया। आज भी उनके आइडियाज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि मॉडर्न फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में हमें ह्यूमन रिलेशन, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी को भी साथ में जोड़ना पड़ता है। इसलिए टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध प्रशासन का विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार संतुलित करके अपनाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे वेबर के आदर्श प्रकार। ठीक है, और नौकरशाही के गुण और दोष। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की व्याख्या भी देखेंगे, और आधुनिक प्रशासन में वेबर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता को भी देखेंगे। तो देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल ही ना हो, हर कोई अपनी मर्जी से काम करे, तो क्या होगा? बिल्कुल कन्फ्यूजन होगी, डिले होगा, अनफेयरनेस होएगी। यही प्रॉब्लम पहले के समय में क्या थी? प्रशासन में थी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रशासन को चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो रूल पर आधारित हो और जो ऑर्गेनाइज्ड हो और जो सबके साथ समान व्यवहार करे। इसी को उन्होंने आइडियल टाइप नौकरशाही सिद्धांत कहा। ठीक है, अब आइडियल टाइप का मतलब होता है कि यहाँ कोई रियल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट मॉडल है। ठीक है, जिससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि असली प्रशासन कितना सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नौकरशाही का सिद्धांत। ठीक है, तो वेबर के अनुसार जो सिद्धांत है, जो नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जो लीगल रिलेशन अथॉरिटी पर आधारित होती है। इसका मतलब होता है कि कानून पर आधारित, यानी व्यक्ति ने बल्कि पद महत्वपूर्ण होता है, सभी कार्य नियमों के अनुसार होते हैं। तो अब हमारा जैसे पारंपरिक अधिकार, यानी कि देखो जो परंपरा पर आधारित होता है, ये वैसे काम है, इसमें लोग आज्ञा मानते हैं क्योंकि ये हमेशा से चला आ रहा है, जैसे राजा और ज़मींदार लोग करते थे। इसमें क्या है? परिवर्तन जो है वो धीमा है। अब है करिश्माई अधिकार। ठीक है, यानी कि जो किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज़ पर आधारित होता है, जैसे महात्मा गांधी, धार्मिक गुरु, विशेषता अस्थिर व्यक्तियों पर निर्भर। ठीक है, अब है कानून तार्किक अधिकार, यानी कि जो रूल और लॉ पर आधारित होता है, यही मॉडर्न नौकरशाही का एक आधार है। अब हम देखेंगे वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं। तो देखो, सबसे पहले वो ये डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कार्य स्पष्ट कार्य विभाजन। इसके अंदर क्या है? काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है। जैसे सिलेक्शन अकाउंट देखेगा, दूसरा HRI, दूसरा स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और काम जल्दी होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा, जैसे यही नौकरशाही में भी है। फिर है पदानुक्रम, यानी कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिक्योरिटी, डायरेक्टर, ऑफिसर। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि पहले डायरेक्ट ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंट्रोल और डिसिप्लिन बना रहता है। अब है नियम और विनियम, यानी कि हर समय फिक्स्ड रूल के अनुसार होता है जो हर काम होता है। कोई भी डिसीजन पर्सनल नहीं होता, बल्कि रूल के हिसाब से होता है और इसमें फेयरनेस आती है इससे।
अब निष्पक्षता यानी मतलब डिसीजन लेते समय पर्सनल फीलिंग नहीं आती, सबके साथ समान व्यवहार करना होता है और इसमें बायस और करप्शन नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है। पांचवा योग्यता आधारित चयन यानी कि एम्प्लॉयज़ की भर्ती उनकी योग्यता और एग्ज़ाम के आधार पर होती है, जैसे यूपीएससी इसमें केपेबल और सिस्टम्स में लोगों को चुना जाता है। छठा है हमारा पूर्वकालिक कर्मचारी नहीं यानी फुल टाइम ऑफिशियल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं वो पूरे समय काम करते हैं और उन्हें सैलरी और प्रमोशन दिया जाता है। अब लिखित अभिलेख यानी कि हर काम को रिकॉर्ड में लिखा जाता है, इससे क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है। पद और व्यक्ति का अलगाव यानी कि अधिकार अपने पद का पर्सनल यूज़ नहीं कर सकता, मतलब जॉब और प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग होती है। नौवा हमारे जैसे तकनीकी दक्षता यानी कि आधिकारिक टायर्ड और स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं यानी। ठीक है। अब हम देखेंगे नौकरशाही के गुण। तो जिसमें पहले हमारा दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कि इफ़िशियंसी यानी काम तेज और सही तरीके से करना। फिर है निष्पक्षता यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करना। तीसरा हमारे जैसे स्थिरता, जिसका मतलब होता है कि सरकार बदलने पर भी सिस्टम चलता रहता है, ये नहीं कि अगर सरकार बदले तो काम तुरंत बंद हो जाएगा। फोर्थ है हमारा जैसे विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन, हर व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। पांचवा है जैसे हमारा जवाबदेही यानी कि हर काम को रिकॉर्ड में लिया जाता है, इससे जिम्मेदारी तय होती है। पारदर्शिता यानी कि सब कुछ लिखित होने से क्लैरिटी बढ़ती है। और पूर्वनीयता यानी कि परिणाम अनुमानित यानी परिणाम भी निकलता है। अब है हमारा नौकरशाही के दोष। तो देखो हमारे इसमें ना पॉलिटिकल में हमें लिमिटेशंस भी दी जाती है, कुछ दोष होते ही हैं सब में। अब सबसे बड़ी मतलब समस्या या प्रॉब्लम जो है वो है लाल फीताशाही, यानी कि मतलब फाइलें इधर से उधर घूमते रहती है और काम में डिले होता है। फिर है कठोरता में देखो रूल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती काम करने वालों के पास। ठीक है। मतलब ओनर इतने रूल्स दे देता है। मानवता की कमी यानी कि जनता के समस्या को समझने में कमी, जैसे कभी कभी रूल के कारण लोगों की प्रॉब्लम समझ नहीं आती। चौथा विलम्ब, जैसे कि डिसीजन लेने में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर है भ्रष्टाचार, जैसे कभी कभी पावर का मिसयूज़ होता है। छठा नवाचार की कमी यानी नए आइडियाज़ को अपनाने में टाइम बहुत लग जाता है। और अलगाव, जनता से दूरी, यानी कि कभी कभी रूल्स ही मेन गोल बन जाते हैं, यानी असली काम पीछे रह जाता है और सिर्फ रूल्स के ही पीछे लोग भागते रह जाते हैं। अब है आधुनिक प्रशासन में प्रासंगिकता, यानी कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या वेबर का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। तो इसका जवाब होगा हाँ, आज भी ये बहुत प्रासंगिक है। रिलेवेंट, आज भी गवर्नमेंट ऑफिस और मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में नौकरशाही पर ही चलती है। रूल ऑफ लॉ आज भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है, मतलब कानून सबसे ऊपर। और आज भी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम मेरिट सिस्टम को फॉलो करती हैं। ई गवर्नेंस, आरटीआई, डिजिटल सर्विस, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दे और करप्शन सेक्टर को रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो देखो इसके भी कुछ चैलेंज है, यानी कि इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आज का टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इन्वॉल्वलेशन, ह्यूमन रिलेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए स्ट्रिक्ट नौकरशाही हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं रहती। यानी कि अगर तुम ज़्यादा ही रूल्स करोगे तो काम अच्छा नहीं होने वाला। एट द एंड हमने नौकरशाही के सिद्धांत को पूरा समझाया है। तो देखो ये पूरा मेनली वर्कर्स के ऊपर है, तो जो ज़्यादा पॉइंट है वो रिपीट ही हो रहे हैं। और हम एंड में ये बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रशासन के विकास में क्रांतिकारी योगदान है ना। इसने सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड, रूल बेस्ड और इफ़िशिएंट बनाया। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे
लयाल फिता शाय, लेकिन आज भी क्या है इसका महत्व बना हुआ है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम मैक्स वेबर के सिद्धांत को मॉडर्न ज़रूरतों जैसे टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमन अप्रोच के साथ मिलाकर अपनाएं। ये बैलेंस्ड अप्रोच आज भी प्रशासन के लिए सबसे सही होगी। तो अब हम देखेंगे मानव संबंध सिद्धांत की व्याख्या और हार्ट ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल है, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी ऑफिस में सब कुछ परफेक्ट हो, मशीनें अच्छी हो, रूल्स क्लियर हो, सैलरी भी मिल रही हो, फिर भी अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश नहीं है तो क्या होगा? काम ठीक से नहीं होगा। यही बात है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी समझाती है। पहले टेलर जैसे थिंकर कहते थे कि आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, लेकिन बाद में समझ आया कि इंसान सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल और इमोशनल भी होते हैं। यहीं से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी शुरू हुई। ठीक है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में काम सिर्फ मशीन और रूल से नहीं चलता, बल्कि मानवीय संबंध, भावनाएं और मोटिवेशन और कम्युनिकेशन भी उतने ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मानव संबंध का सिद्धांत, अर्थ। मानव संबंध का सिद्धांत एक ऐसा दृष्टिकोण है जो संगठन में मानवीय संबंध, भावना और प्रेरणा को महसूस करता है, महत्व देता है ये। अब हम देखेंगे मानव संबंध सिद्धांत की कुछ विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली हमारी मानव तत्व पर जोर, यानी कि मतलब एम्प्लॉयज़ की फीलिंग, ज़रूरतें और सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर खुश नहीं है तो वो काम ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे। सेकेंड है जैसे हमारा सामाजिक प्राणी के रूप में कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी एक सोशल बीइंग है, यानी कि सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, रिलेशन और ये सब भी चाहता है। फिर अनौपचारिक संगठन, यानी कि हर ऑफिस में कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, दोस्ती वाले है ना, फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये ग्रुप्स काम को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे से, है ना। फोर्थ है हमारा संरचना, यानी कम्युनिकेशन का महत्व। अगर बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्या होती है, गलतफहमी नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है। अब प्रेरणा, मोटिवेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी से नहीं बल्कि अप्रिशिएशंस भी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पार्टिसिपेशन भी चाहिए और मोटिवेशन भी चाहिए। अब नेतृत्व, यानी कि लीडरशिप। अच्छा लीडर वही है जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम समझे और डेमोक्रेटिक स्टाइल अपनाए। तो अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है हाथोन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट 1924 में और 1932 के बीच अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ। ठीक है, इसका मेन पर्पस था कि ये जानना है कि प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों से बढ़ती है। अब एक एक एक्सपेरिमेंट को सिंपल तरीके से समझेंगे हम, जिसमें पहला है हमारा एलिमिनेशन। ठीक है, जिसका मतलब है कि इसमें वर्क प्लेस में लाइट को कम ज़्यादा किया जाए। सोचा गया कि लाइट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन रिजल्ट में क्या आया, चाहे लाइट बढ़ाओ या हटाओ प्रोडक्शन हर बार बढ़ा। ठीक है, इससे क्या पता चला कि प्रोडक्शन सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। फिर है हमारा जैसे रियली असेंबली टेस्ट रूम। कुछ वर्कर्स, महिला को अलग रूम में रखा गया, उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ भी दी गई, प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया, जिसका रिजल्ट ये निकला क्योंकि उन्हें अटेंशन मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला और रिलेशंस बेहतर हुए उन लोगों के अंदर। अब हैं इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने उनकी प्रॉब्लम्स पूछी गई, एम्प्लॉयज़ से उनकी प्रॉब्लम पूछी गई तो रिज़ल्ट क्या है, वर्कर खुश और उनका मोरल बढ़ा। सिर्फ सुन लेना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मान लिया जाता है ना। फिर है हमारा बैंक ड्राइविंग ऑब्जर्वेशन रूम। इसमें वर्कर को ग्रुप में रखा गया, जिसका रिजल्ट क्या निकला, वर्कर्स ने खुद की प्रोडक्शन लिमिट कर ली। क्योंकि ग्रुप प्रेशर था, और अगर कोई ज़्यादा काम करता तो बाकियों से रोकते। इससे पता चलता है कि
इनफॉर्मल ग्रुप बहुत पावरफुल होते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं, जैसे सोशल फिजिकोलॉजी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल ग्रुप्स काम को। तो निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने ये सिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता सिर्फ मशीन्स या रूल्स पर नहीं है, बल्कि लोगों की एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करती है। और हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी, लेकिन आज के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी संगठन की सफलता का असली आधार उसके लोग होते हैं। तो हमारी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम जल्दी ही आपके लिए वन शॉट वीडियोस भी लाने वाले हैं, जिसमें आपका एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।